आज हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में। मित्रों, गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन अपनी मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी कैखुसरो को नियुक्त किया था। मित्रों, गयासुद्दीन बलबन के जो उत्तराधिकारी हुए दिल्ली के राज सिंहासन पर 3 वर्षों तक राज्य किया। 1287 से 1290 1287 से 1290 मात्र 3 वर्षों तक दिल्ली के राज सिंहासन पर गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारियों ने राज किया। बलबन अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी कैखुसरो को नियुक्त किया था। मित्रों, कैखुसरो बलबन का पौत्र था। कैखुसरो के पिता का नाम मुहम्मद था। कैखुसरो के पिता का नाम मुहम्मद था। कैखुसरो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। जब वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा तो वह अल्पायु था, जिसका फायदा दिल्ली सल्तनत के कोतवाल के पद पर जो आसीन था या जो बैठा था, उसका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद। फखरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का कोतवाल था। फखरुद्दीन मोहम्मद कैखुसरो के परिवार से ईर्ष्या करता था, जिसकी वजह से यह चाहता था कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कैखुसरो को हटा दिया जाए। फखरुद्दीन मोहम्मद एक चतुर राजनीतिक सेनापति या कोतवाल था। फखरुद्दीन मोहम्मद अपनी कार्यकुशलता से कैखुसरो को डराकर मुल्तान जाने के आदेश दिए और मुल्तान के इक्तादार के पद पर कैखुसरो को बिठाया। और दिल्ली के राज सिंहासन पर मित्रों, अब दिल्ली के राज सिंहासन पर फखरुद्दीन ने दिल्ली के राज सिंहासन पर कैकुवाद को बिठाया। दिल्ली के राज सिंहासन पर कैकुवाद को बिठाया। मित्रों, कैकुवाद बलबन के छोटे पुत्र, जिसका नाम था बुगरा खां। बुगरा खां बंगाल का इक्तेदार था। कहाँ का इक्तेदार था? बंगाल। बुगरा खां बंगाल का इक्तेदार था। बंगाल के इक्तेदार बुगरा खां के पुत्र कैकुवाद को फखरुद्दीन ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठाया। आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे। मित्रों, कैकुवाद दिल्ली के राज सिंहासन पर जब बैठा तो उसकी उम्र 17 व 18 वर्ष की थी। 17 और 18 वर्ष की अल्पायु में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा था और अपने बाबा बलबन के नेतृत्व में पाला बड़ा था। और कहा जाता है कि मित्रों, वह अपनी उम्र में किसी सुंदर स्त्री को न देखा था। न तो वह किसी सुंदर स्त्री को देखा था और न ही कभी मदिरा का पान किया था। जिसकी कैकुवाद की कमजोरियों का फायदा फखरुद्दीन के दामाद, जिनका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था? निजामुद्दीन। यह फखरुद्दीन का दामाद था निजामुद्दीन। और दिल्ली सल्तनत में दाद बेग के पद पर था। और दाद बेग उसे कहा जाता था शहर के अधिकारी को। वह दिल्ली सल्तनत के दाद बेग पर आसीन था। निजामुद्दीन कैकुवाद की कमजोरियों को समझ चुका था। निजामुद्दीन एक कुचक्री और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था।
और महत्वाकांक्षी, कुचक्री और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह कैकुवाद की कमजोरियों को जान चुका था। कैकुवाद की कमजोरियों को जानने पर निजामुद्दीन ने कैकुवाद को आमोद प्रमोद या विलासी जीवन की ओर प्रेरित किया। विलासिता की ओर प्रेरित किया निजामुद्दीन ने। किसे? कैकुवाद को। कैकुवाद धीरे धीरे स्त्रियों के संपर्क में आया। वह शराब पीना स्टार्ट कर दिया और कहा जाता है कि वह भोग विलासी जीवन व्यतीत करने लगा, जिसका फायदा निजामुद्दीन को प्राप्त हुआ। निजामुद्दीन ने अपनी सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत का कार्यभार स्वयं संभालने लगा। निजामुद्दीन कोतवाल का दामाद था। इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत पर खूब चला करती थी। निजामुद्दीन अब इन सब कार्यों को करने के बाद वह नाइब का पद प्राप्त करता। नाइब का पद प्राप्त किया और नाइब के पद पर निजामुद्दीन बैठा और दिल्ली के राज सिंहासन या दिल्ली सल्तनत का सारा कार्यभार स्वयं देखने लगा। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था और शासन व्यवस्था निजामुद्दीन ने बखूबी निभाई। निजामुद्दीन, कहा जाता है कि मंगोलों ने तैमूर से संगठित होकर मित्रों पंजाब पर आक्रमण किया। कहां? पंजाब पर। मंगोलों ने तैमूर से संगठित होकर पंजाब पर आक्रमण किया, जिसकी सूचना नाइब निजामुद्दीन को मिली। निजामुद्दीन ने अपनी कार्यकुशलता से इन संगठनकारियों का दमन करने के लिए मलिक बकबक को इनसे युद्ध करने के लिए भेजा। मलिक बकबक ने इनको मंगोलों को पराजित किया और 1000 मंगोल सैनिकों को दिल्ली ले जाकर उनका कत्ल करवा दिया। तो ये निजामुद्दीन ने अपनी सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया और एक व्यवस्थित तरीके से दिल्ली सल्तनत की देखरेख की। निजामुद्दीन ने मुहम्मद के पुत्र निजामुद्दीन ने मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को मुल्तान में ही उनका कत्ल करवा दिया। और वजीर जो था, मुल्तान का वजीर, जिनका नाम था ख्वाजा तारीख को, जो वजीर था कैखुसरो का, ख्वाजा तारीख को घोड़े पर या गधे पर बिठाकर मुल्तान में घुमाया गया और उसे अपमानित किया गया। और कई तुर्क अमीर सरदारों का
और कई तुर्क अमीर सरदारों का कत्ल करवाया, जिससे तुर्क अमीर सरदार निजामुद्दीन से काफ़ी असंतुष्ट हुए और निजामुद्दीन अपनी बढ़ती प्रतिभा के कारण वह दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। दिल्ली के सिंहासन को वह प्राप्त करने के लिए निजामुद्दीन ने अपनी पत्नी को दिल्ली में भेजा। निजामुद्दीन को रोकने के लिए उनके ससुर फखरुद्दीन ने काफ़ी प्रयास किया, तब भी निजामुद्दीन ना माना। अच्छा, निजामुद्दीन के बढ़ते प्रभाव को देखकर और दूसरी तरफ बुगरा खां के विलासी जीवन को देखते हुए बुगरा खां के पिता जिनका नाम था बुगरा खां, मित्रों बुगरा खां बलबन का पौत्र था और बुगरा खां का जो पिता था बंगाल का सूबेदार बुगरा खां मित्रों बंगाल का सूबेदार था। बुगरा खां बंगाल का सूबेदार था और बलबन का पुत्र था। बुगरा खां का जो पुत्र था वह दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठा था, जिसका नाम था कैकुवाद, जो एक विलासी शासक सिद्ध हुआ और बुगरा खां ने इसके विलासी जीवन को देखकर वह अयोध्या उससे मिलने के लिए आया और कैकुवाद ने अयोध्या में बुगरा खां ने बुगरा खां अवध तक आया और इसके पुत्र कैकुवाद अयोध्या में पिता पुत्र की मुलाकात हुई। कैकुवाद ने अपने पिता बुगरा खां को सम्मानित करने के लिए पैबोस जो प्रथा थी वह करता है और वह अपने सिंहासन से उतरकर अपने पिता बुगरा खां के पैरों को चूमता है। कैकुवाद के इस विलासी जीवन को देखकर बुगरा खां ने कहा कि तुम अपने विलासी जीवन को छोड़ो और दिल्ली सल्तनत पे अपना आधिपत्य कायम करो। और जाते जाते बुगरा खां ने कैकुवाद के कानों में कहा कि जो नाइब है मित्रों निजामुद्दीन को उसके पद से हटाओ। कैकुवाद विलासिता जीवन में इतना आगे चला गया कि वह लौटकर वापस ना आ सका, लेकिन वह निजामुद्दीन को उसके पद से या दिल्ली सल्तनत से हटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और निजामुद्दीन को कैकुवाद ने मुल्तान जाने का आदेश दिया। निजामुद्दीन कैकुवाद के कथन को न माना, जिससे क्रोधित होकर कैकुवाद ने निजामुद्दीन को खाने में विष मिलाकर निजामुद्दीन का कत्ल करवा दिया। कैकुवाद ने। अच्छा, कैकुवाद एक विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करता था, जिसकी वजह से दिल्ली
दिल्ली सल्तनत को वह संभाल न सका और दिल्ली सल्तनत की बागडोर मित्रों तुर्क अमीर सरदार तुर्क अमीर सरदार तुर्क अमीर सरदार मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में चली गई। अब दिल्ली पर तुर्क अमीर सरदारों का आधिपत्य कायम हुआ। तुर्क अमीर सरदारों ने दिल्ली पर राज्य चलाना प्रारंभ किया। अब कहा जाता है मित्रों, कैकुवाद ने अपना एक सेनापति नियुक्त किया। कैकुवाद ने अपनी सेना में एक सेनापति जिसका नाम था मित्रों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुवाद ने अपनी सेना में सेनापति नियुक्त किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का था और तुर्क अमीर सरदारों ने जलालुद्दीन खिलजी, चूंकि यह भारतीय मुसलमान था, जिससे तुर्क अमीर सरदार यह नहीं चाहते थे कि यह सेना के पद को प्राप्त करे। तुर्क अमीर सरदारों ने मलिक कच्छन और मलिक सुरखा ने एक षड्यंत्र रचा। मलिक कच्छन और मलिक सुरखा ने एक षड्यंत्र के माध्यम से जितने भी गैर तुर्क हैं उनको कत्ल करने का आदेश दिया। और कहा जाता है कि उस आदेश में जो पहला नाम था जलालुद्दीन फिरोज का था। जलालुद्दीन फिरोज को इसकी सूचना पहले ही मिल गई। वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कच्छन को महल में बुलाकर कच्छन का वध करवा देता है, उसका कत्ल करवा देता है। कच्छन का कत्ल करवाने के पश्चात जलालुद्दीन और तुर्क अमीर सरदारों का कत्ल करता है। और कहा जाता है मित्रों, जलालुद्दीन फिरोज शाह ने अपनी बुद्धिमत्ता से जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी बुद्धिमत्ता से तुर्क अमीर सरदारों का दिल्ली सल्तनत में उनका आधिपत्य जो था धीरे धीरे वह समाप्त करने लगा। तुर्क अमीर सरदारों ने इसकी चतुराई से परिचित हुए और तुर्क अमीर सरदारों ने जो सुरखा था वह उसे कहा गया कि वह कैकुवाद का संरक्षक बन जाए। सुरखा ने कैकुवाद का संरक्षक बनने से इनकार कर दिया। फिरोज शाह ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सैन्य बल को संगठित किया। और कहा जाता है कि उस समय जो कैकुवाद बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे लकवा मार गया था। कैकुवाद को लकवा मार गया था। और कहा जाता है दिल्ली के राज सिंहासन पर जो सुल्तान बना हुआ कैकुवाद का पौत्र
जिसका नाम था क्यूमर्स। कैकुबाद का जो पौत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स, जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। और क्यूमर्स की उम्र मात्र 3 वर्ष की है। वह 3 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बैठता है, जिसका लाभ जलालुद्दीन फिरोज ने बखूबी उठाया। और कहा जाता है कि शमसुद्दीन क्यूमर्स को 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स को कत्ल करवा देता है। और शमसुद्दीन क्यूमर्स के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत में बलबन का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण जलालुद्दीन फिरोज 1290 ईस्वी में दिल्ली राज सिंहासन या दिल्ली सल्तनत को अपने आधिपत्य में ले लेता है। दिल्ली को अपने आधिपत्य पे लेने के कारण वह दिल्ली का सुल्तान नियुक्त होता है। और कहा जाता है मित्रों कि दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अब खिलजियों का शासन होता है। जो प्रथम खिलजी था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो ये थी घटनाएं हमारे बलबन के उत्तराधिकारियों के विषय में। अच्छा, इससे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन कुछ तो पुटअप होते ही हैं। बतौर इसे पढ़ाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आधार मजबूत किया जाए। प्रतियोगी छात्र को यह चाहिए कि एक पूर्ण विषय को सरल बनाने के लिए उसके बेस, उसके आधार से कोई चीज़ें अगर समझी जाएं तो वह प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पुटअप होता है तो उसे वह हल कर लेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, इतना हम कहना चाहते हैं, अगर इस वीडियो में कोई कमियां हैं पढ़ाने में तो वह आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।